हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है या फिर ये शेयर फिर से अपने उसी लेवल पर चलेगा। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हम रोज कम से कम 2 शेयर का एनालिसिस रोज हम आपके लिए लेके आते हैं और लगभग आपको हर शेयर के बारे में पता रहेगा और आपको खुद को पता पड़ेगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। तो मैं होप करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया आप सभी को पता है कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो कि वोडाफोन और आइडिया दोनों की मिली हुई कंपनी है। देखिए, ये जो कंपनी है एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, आप सभी को पता है। और आप में से कुछ लोग तो वोडाफोन की सिम भी यूज़ करते होंगे या फिर आइडिया की सिम यूज़ करते होंगे। लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्या हम इसके सिम के अलावा इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, ये तो इसमें मैं ज़्यादा ब्रीफ में बात नहीं करूँगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। आप सभी को पता है कि ये एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। सीधा मैं कंपनी डेटा पर आता हूँ। अब आप देखिए, सेक्टर का पी है 12.60 और आपको मिल रहा है 0.31 पे। देखिए, सेक्टर में भी घाटे में, लेकिन इसका जो सेक्टर है वो भारतीय एयरटेल से कंपेयर किया गया। मतलब जो जियो है वो तो परफेक्टली रिलायंस है, तो उसको इसमें नहीं डाला गया। जबकि आपकी जियो की बात करेंगे तो जियो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। और रही बात बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल भी घाटे में चल रही है। तो मतलब हर टेलीकॉम कंपनी भी घाटे में चल रही है, सिर्फ जियो अभी मुनाफे में चल रही है। देखिए, 0.31 का इसका पी रेशियो है, जबकि इसका पीबी रेशियो देखिए आप, भले ही इतना सस्ता शेयर है तो भी अभी 5.88 का पीबी रेशियो है, जो कि इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। या फिर सेक्टर का पीबी देखिए 5.16, मतलब जो भारतीय एयरटेल है वो 5.16 पे ही ट्रेड हो रहा है, जबकि उसका घाटा एकदम नी के बराबर है। उसको भी एक बार बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका घाटा कम हो रहा है। मेन बात ये। अब देखिए, एक मिड कैप है और आपको पता होना चाहिए कि करीबन 2 से 3 साल पहले ये लार्ज कैप होता था। मतलब इसकी जो मार्केट कैप थी वो लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा थी। और आप ये देखिए, 35,200 करोड़ का मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है। अभी मिड कैप है, मतलब अभी इसका भाव अगर 20-25 रुपये हो गया तो ये लार्ज कैप आ जाएगा। अब आप ये देखिए, कंपनी पिछले 4 साल से लगातार घाटा कर रही है और लगातार कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई है। अब आप ये देखिए, मार्च 2020, मतलब जो मार्च 2019 से लेके मार्च 2020 तक कंपनी को 73,000 करोड़ का घाटा हुआ है। तो आप देखिए, कंपनी इतने बुरे दौर से गुजर रही है। और मेन बात यह है कि कंपनी के ऊपर घाटा इतना ज़्यादा है, इसका इतने खर्चे हैं इसके, मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है। आप ये देखिए, इसका जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ रहा है। अब देखिए, रेवेन्यू तो बढ़ेगा क्योंकि इसके एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, हर साल थोड़े थोड़े यूजर्स बढ़ते रहते हैं तो रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अपनी कॉस्ट को इन्होंने बहुत ज़्यादा रख रखा है। अब आप ये देखिए, कंपनी यहाँ से 2017-18 में कंपनी का एकदम कम लॉस था, लेकिन 2019 में जैसे ही जियो आया इनका कॉस्ट सही से नहीं बैठा और ये देखिए 14,000 करोड़ का कंपनी को घाटा हो गया। और उसके बाद वैसे जियो और भारतीय एयरटेल का बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ने लगा, तो उसके बाद आप ये देखिए 73,000 करोड़ का कंपनी का घाटा। तो देखिए, जितना कंपनी का 46,000 करोड़ का तो कंपनी का रेवेन्यू है और 73,000 करोड़ का कंपनी का घाटा है। तो देखिए, ये साफ बता रहे कि कंपनी का शेयर 100 रुपए से सीधा 11 रुपए क्यों हुआ है, क्योंकि ये साफ बता रहे कि कंपनी बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गई है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और जितने में वो जितना रेवेन्यू है उससे ज़्यादा तो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। अब आप ये देखिए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 72% का तो प्रमोटर्स के पास ही पड़ा है। अब आप ये बोलोगे कि इसका जो प्रमोटर का होल्डिंग है, तो मैं बोलता हूँ कि 50% से ज़्यादा होती है तो वो बढ़िया माना जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई माल उठाने वाला है ही नहीं है। देखिए, 72% इनके पास पड़ा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 20% की होल्डिंग पड़ी हुई है, बचा कितना, 8% बचा। उसमें से म्यूचुअल फंड ने भी सिर्फ आधा % पैसा डाल रखा है। देखिए, म्यूचुअल फंड ने, मतलब जो इतने स्पेशलाइज उनके फंड मैनेजर होते हैं, उन्होंने सिर्फ आधा % पैसा डाल रखा है। और अगर आप डीआईआई की बात करोगे तो ये देखिए 0.39%, मतलब इन दोनों के मिला के जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन दोनों के मिला के 1% भी पूरे नहीं है। तो देखिए कितना रिस्की कंपनी है, और इन्होंने भी सिर्फ नाम का इन्वेस्टमेंट कर रखा है ताकि यहाँ पे 0.00% लिखा हुआ नहीं आना चाहिए।
और रही बात एफआईआई की, तो एफआईआई ने तो अभी आप किसी भी स्टॉक में देखो जम के पैसा डाल रखा है, तो मेरे ख्याल से तो अभी तो इसमें फिलहाल जो इसका जो भाव बढ़ा है वो इसकी वजह से बढ़ा है, एफआईआई का इतना स्टेक इसके अंदर बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से ये पैसा डालने वाला है, इसने पैसा डाला है जब जाके इसका इतना भाव बढ़ा है। जब बाकी पहले तो ये 7-8 रुपये भी ट्रेड कर रहा था। तो देखिए मेरे ख्याल से भी एफआईआई ने सब में पैसा डाल रखा है, तो अगर एफआईआई ने इसमें से पैसा निकाल दिया तो ये वापिस इसका शेयर का भाव 8-9 रुपये आ जाएगा, सीधी बात है। अब आप ये देखिए मार्च, ये क्वार्टर वाइज का स्टेटमेंट है, ये देखिए 11,920 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी, लेकिन एक्सपेंडिचर देखिए 19,500 करोड़ की कंपनी का एक्सपेंसिव, मतलब जितनी कंपनी की इनकम नहीं है, मतलब जितना कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है उससे ज्यादा कंपनी के खर्चे हैं। तो देखिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। और उसके बाद तो आप देखिए हद ही हो गई, 10,500 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम, तो 32,500 करोड़ की कंपनी के टोटल एक्सपेंसिव, मतलब आप ये देखिए ना, मतलब कंपनी भी बिल्कुल अनस्टेबल है। जियो के आने के बाद कंपनी अपने एक्सपेंसिस को देख ही नहीं पा रही कि कैसे संभाले, क्योंकि उन्होंने इतनी महंगी टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च कर लिया और जियो इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी लेकर आ गया, तो वोडाफोन आइडिया के धंधे पे पूरा चौपट ये नजर आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए पिछले 2 क्वार्टर से लगातार वोडाफोन का कस्टमर बेस भी डिक्रीज हुआ है, तो देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही रिस्की बात है। कंपनी का घाटा देखिए आप, 11,700 करोड़ का कंपनी का घाटा एक क्वार्टर में, उसके बाद अगले क्वार्टर में 25,000 करोड़ का, फिर उसके बाद में थोड़ा लॉस कम हो गया, लेकिन फिर भी 7,300 करोड़ का कंपनी का घाटा है। मतलब जो गलती कंपनी ने पिछले साल की थी तो इस साल भी वो गलती नजर आ रही है। पिछले साल कंपनी का घाटा कितना था, 73,000 करोड़, तो अगर मैं इन दोनों क्वार्टर्स को मिला के ईयरली वाइज देखूं तो 64,000 करोड़ का घाटा कंपनी का अभी भी नजर आता है ईयरली वाइज पे। चलिए छोड़ो इसको, अभी इसको हटा दीजिए, इसको देखिए, तो भी कंपनी का अगर ऐसा चलता है परफॉर्मेंस तो भी 14,000 करोड़ का घाटा कंपनी के अंदर दिख सकता है। तो देखिए इतने घाटे वाली कंपनी में क्या आपको निवेश करना चाहिए, ये आपके खुद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अब आप ये देखिए कंपनी का आरओई देखिए, आरओई तो माइनस में रहेगा, कंपनी इतनी भयंकर घाटे में, तो आरओई तो सीधी बात है कि देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत भयंकर माइनस में ही होगा। कंपनी का आरओसी माइनस में, ये देखने का ही मतलब नहीं है, और कंपनी का आरओए ये भी माइनस में रहेगा, क्योंकि भाई साहब कंपनी इतनी भयंकर घाटे में चल रही है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब कंपनी के खर्चे ही इतने ज्यादा है जितना तो कंपनी का रेवेन्यू नहीं है। तो देखिए क्या ये एक स्टेबल कंपनी है। अब आप ये देखिए कंपनी का डेट देखिए 2018 में तो कंपनी और 2019 में तो कंपनी का डेट एकदम नी के बराबर था, लेकिन उसके बाद फिर जियो का यूज बहुत ज़्यादा हो गया, फिर कंपनी को भी पहले आपको पता होगा कि 500 रुपये में 1 GB मिलता था, फिर कंपनी को 500 रुपये में 3 महीने में अनलिमिटेड डेटा देना था, मतलब दिन का 2 GB या 1.5 GB जो भी, तो उसके लिए कंपनी के पास पैसा नहीं था। तो देखिए कंपनी ने कितनी उधारी ली है, मतलब 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 16 रुपये की उधारी ले रखी है, देखिए आप। तो मतलब ये कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है, और इतना हैवी डेट कंपनी का, उसके बाद इतने ज़्यादा कंपनी के खर्चे, तो ये मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत वाली बात है। और मेन बात ये कि वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक सेक्टर में ही काम करता है, जबकि भारती एयरटेल अभी अपना सेटअप बॉक्स लेकर भी आ गए हैं और अपना वाईफाई भी लेकर आ गए, तो ये उससे क्या उनका धंधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये अभी सिर्फ टेलीकॉम सर्विस ही प्रोवाइड करवाता है, मतलब जो सिम यूज होता है सिर्फ वही ये प्रोवाइड करवाता है। इसका अभी तक वाईफाई का धंधा भी नहीं है, और न तो इसका सेटअप बॉक्स वाला भी धंधा है, मतलब टीवी सर्विस भी ये प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत बुरी बात है, और लगातार इसका कस्टमर बेस भी घट रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब आप ये देखिए कंपनी का पिछले 3 साल से लगातार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी माइनस में चल रहा है, मतलब कंपनी इतना भी पैसा नहीं कमा पा रही है कि जितना कि उसको इंटरेस्ट पे करना है उतना भी उसके पास एट दी एंड पैसा नहीं बच रहा है। तो देखिए कंपनी बहुत बुरी सिचुएशन में खड़ी है। अब आप ये देखिए कंपनी का ऑल टाइम हाई है 77, ऑल टाइम हाई नहीं 5 साल का ही है, बाकी ऑल टाइम हाई तो 100 से भी ज़्यादा है। देखिए 77 का इसका ऑल टाइम हाई है, और आज ही ये लगभग 10% बढ़ा है, 11% बढ़ा है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो रोज़ 11% बढ़ रहा है, रोज़ 12% बढ़ रहा है, तो हम ले ले। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये सब ऑपरेटर की चाल होती है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये अभी 5-6 रुपये से ये सीधा 13.5 रुपये हो गया, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि मल्टीबैगर बन जाएगा। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीबैगर नहीं बन सकता, लेकिन अगर ऑपरेटर का हाथ होगा तो मल्टीबैगर बनेगा। देखिए फंडामेंटली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मल्टीबैगर ये स्टॉक नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इतना हैवी डेट। अब आप ये भी बोलोगे कि इसको फंड मिल रहे हैं,
ये कहीं से फंड उठा रहा है, ये रेज कर रहा है फंड को, तो देखिए फंड इसको मिल जाएंगे। लेकिन जो कंपनी का धंधा है वो देखिए ना, क्या कंपनी इतना कमा पा रही जितना उसका एक्सपेंस है, फिर भी एट दी एंड कंपनी घाटे में आएगी ना। अब देखिए कंपनी ने फंड रेज कर दिए, फिर कंपनी ने सोचा कि वो थोड़ा पब्लिक के लिए अट्रैक्टिव वो लेके आएंगे, थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है चलिए बढ़ जाएगा। लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस कौन कंट्रोल करेगा? कंपनी का इतना हैवी डेट है वो कौन पे करेगा? ठीक है, कंपनी का डेट इतना ज्यादा है, एक्सपेंस इतने ज्यादा, रेवेन्यू इतना कम, तो कंपनी क्या क्या करेगी? देखिए कंपनी को इसके लिए वो रिगार्डिंग ये सब प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से तो इतनी हैवी डेट कंपनी, इतनी हैवी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहिए। मेरे ख्याल से ये रिस्की हो सकता है, लेकिन देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये अभी 13.5 रुपये पे चल रहा है, ये 100 रुपये नहीं जा सकता। लेकिन देखिए वो सब ऑपरेटर के ऊपर है। अगर ऑपरेटर की इच्छा हुई तो वो 100 रुपये क्या, वो 150, 200, 1000 रुपये तक लेके चला जाएगा। लेकिन फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटली इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन देखिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जरूर कीजिए। लेकिन देखिए जो बातें थी इस कंपनी से रिलेटेड, जो भी डेटा, जो एक्यूरेट डेटा था वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन आप खुद अपने के ऊपर एक क्वेश्चन करिए कि 77 रुपीज का शेयर आज 13.5 रुपये पे क्यों चल रहा है? क्योंकि पूरा धंधा चौपट हो गया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये कंपनी एक बहुत रिस्की स्टॉक है और अभी इसमें FII 6% की होल्डिंग रखती है। और अगर FII ने इसमें माल काट दिया तो रिटेल इन्वेस्टर पूरा लपेटा जाएगा। अगर इसमें आज जिसने भी खरीदारी करी है ये सोचिए कि ये 20-25 रुपये जाएगा, देखिए चला गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। लेकिन अगर ये गिर गया तो इसमें गिरने के चांस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं, बढ़ने के चांस एकदम नी के बराबर लग रहे हैं, गिरने के चांस मेरे को इसमें ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि ज्यादा रिस्की ये स्टॉक है, लगातार कस्टमर बेस गिर रहा है इसका, तो इस कंपनी के पास और एक अदर रेवेन्यू ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए मेरे ख्याल से इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं होप करता हूं कि आपको वोडाफोन आइडिया का शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।